अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। लंदन में आपको कहूँगी खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ख़वातीन की प्रोटेक्शन, ख़वातीन की हिफाजत पहले इसके हवाले से वर्क प्लेस से लेके गलियों सड़कों इस हवाले से कवानीन बनाए जाते थे, लेकिन फिर सोशल मीडिया का दौर आया जिसके बाद हमने देखा कि इसको जिस हद तक गलत इस्तेमाल इसका किया गया, मिस यूज़ किया गया और ऑनलाइन तरीक़ों को, ऑनलाइन चैनल्स को, इन मीडियम्स को किस तरह से ख़वातीन को परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया गया, वो इंतहाई खौफनाक है। साइबर बुलिंग या साइबर हरासमेंट की बात की जाए, क्राइम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ख़वातीन से मुतालिक इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जबकि कुछ ममालिक में तो बाकायदा अब इस हवाले से रिसर्च हो रही है कि किस तरह से ख़वातीन अगर अपनी कोई पिक्चर या कोई वीडियो लगाती हैं जो कि किसी को ये हक हासिल नहीं है कि उसको मिस यूज़ कर सके, उनको किस हद तक चेंज करके, उनको डिस्टॉर्ट करके, उनको मॉर्फ करके किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और फिर जो यंग बच्चियाँ होती हैं उनको इस हवाले से ब्लैकमेल भी किया जाता है। इस इशू को रेस करने के लिए हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में भी, बरतानिया में भी, पूरी दुनिया में बाकायदा कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं। इस हवाले से कानून साजी भी की जा रही है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह से इस हवाले से कवानीन बनाए जा रहे हैं, किस हवाले से ख़वातीन को बताया जा रहा है कि अगर ऐसे कोई उनको शख्स परेशान करता है, उनकी किसी पिक्चर की वजह से, किसी वीडियो की वजह से, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनको हिरासा कर रहा है और उनसे रिलेटेड जो मवाद है उसको इस्तेमाल कर रहा है उनको हिरासा करने के लिए, तो वो किस तरह की कानून साजी पाकिस्तान में की गई है, कौन से ऐसे इदारे हैं जहां वो जाके रिपोर्ट कर सकती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे ही मिलता जुलता आजकल क्योंकि पाकिस्तान में जो टीवी मीडिया है उसको बड़ा स्ट्रांगली यूज़ किया जाता है एज मीडियम लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि जो लोग लिख पढ़ नहीं सकते उन तक भी जो टीवी की आवाज़ और पाकिस्तानी ड्रामास की आवाज़ है वो पहुँचती है। हमने देखा कि पिछले दिनों जियो जो एंटरटेनमेंट है उस पर एक ड्रामा जो है वो शुरू किया गया, एक और पाकीज़ा, जो कि इसी सिलसिले में बाकायदा बनाया गया कि ख़वातीन को उनके राइट्स के हवाले से अवेयर किया जा सके। और ये ड्रामा बाकायदा तौर पर तो कोई बायोपिक नहीं है, किसी की ज़िंदगी पर नहीं बनाया गया, लेकिन किसी जो इस तरह के डिफरेंट किस्म के इंसिडेंट्स पाकिस्तान में पेश आए हैं उनसे इंस्पिरेशन ज़रूर इसमें ली गई है। इसी पे बात करेंगे। हमें सीनियर जर्नलिस्ट फयाज़ महमूद ने ज्वाइन किया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन के हुकूक़ हैं, जो ख़वातीन से जुड़े क्राइम हैं उसके हवाले से आवाज़ भी उठाई है, ख़वातीन को अवेयर भी किया है, जो कोर्ट केसेस हैं वो भी आप तक पहुँचाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फ़याज़, बहुत ज़्यादा काम किया आपने विमेन एम्पावरमेंट के लिए, ख़ासतौर पर अवेयरनेस के लिए। एक केस आया था 2021 में, उस्मान मिर्ज़ा केस, और उसमें मुजरिमान को सज़ाएँ भी हुई हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं, क्योंकि आजकल ये मसला बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि हर दूसरी तीसरी खातून उसको ये शिकायत है कि कोई उसके इमेजेस जो हैं वो लिए गए हैं, कोई सोशल मीडिया से लिए गए हैं या कहीं से भी लिए गए हैं, या किसी को और किसी तरह से ब्लैकमेल करके लिए गए, और उसकी बेस पे उसको मज़ीद ब्लैकमेल किया जाता रहा है, जा रहा है। ये जो उस्मान मिर्ज़ा केस था, इसने एक प्रेसिडेंट सेट किया था पाकिस्तान में कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो कानून उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। मैं चाहूँगी इसका पस मंज़र आप थोड़ा सा बयान करें और फिर हम मज़ीद इस पर बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम नीलम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक बार फिर इस मौजू पे बोलने का आपने एक मौका दिया है, प्लेटफॉर्म दिया, आपका बेहद शुक्रिया। आपने उस्मान मिर्ज़ा केस की बात की, तो ये आपको याद होगा जिस वक्त इस्लामाबाद में नूर मुकदम केस चल रहा था 2021 में, उस वक्त ही अचानक से ये एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें हम एक शख्स को देखते हैं, उसने पिस्टल अपने हाथ में पकड़ा होता है और एक लड़की के साथ वो जो है वो नाज़ेबा किस्म की हरकत करने की कोशिश कर रहा है, उसको धमका रहा है और उसको उसके ऊपर चीख चिल्ला रहा है और उसको गलत काम पर राग़िब कर रहा है। तो उसका नाम था उस्मान मिर्ज़ा। अब ये वीडियो जैसे ही वायरल हुई और देखते ही देखते ये वीडियो फैल गई, तो मालूम ये हुआ कि इस्लामाबाद का इलाका है E11, ये उसका एक अपार्टमेंट था। वहाँ पर एक लड़का और उसके दोस्त वो आए थे, लेकिन अचानक से ये शराब के नशे में धुत ये शख्स आता है और साथ में इसके दोस्त होते हैं, और एक जो लड़की बेचारी जो इस नरगे में फंसी होती है, वो चाहे आप उसको कहें कि वो अपनी मर्जी से आई, किससे मिलने आई, ये उसका हक है। आपका कोई हक नहीं है कि आप
एक लड़की को यूं हिरासा करें और सबके सामने जिस तरीके से उसने किया, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है। और जिस तरीके से किया, यकीन कीजिए कि उस वक्त देख के खून खौलता था कि वो किसी की तो बेटी थी, किसी की बहन थी, तो क्या उस्मान के घर अपनी बहन या बेटी नहीं थी? तो जिस तरीके का सलूक किया जा रहा था, जो लोग आस-पास बैठे हुए ठट्ठा उड़ा रहे थे, हँस रहे थे, उन तमाम लोगों को आप देखें कि यकीन कीजिए अल्फाज़ नहीं है मेरे पास, मैं अब भी उसको जब याद करता हूँ, तो मैं उस लड़की की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता हूँ कि वो उस वक़्त उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो उस वक़्त क्या सोच रही होगी, वो उसकी फीलिंग्स क्या होंगी। ज़ाहिर है वो उस तरह बाद में पब्लिकली तो सामने नहीं आई, ऑल्दो कि कोर्ट में आई थी। तो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस मुतहरिक हुई, इसमें रियासत पाकिस्तान ने स्टेप लिया, इसमें मुद्दई बनी और उसके बाद इस केस का मुकदमा उसी अदालत में चला जिस अदालत में नूर मुकदम केस चल रहा था और अता रबानी साहब जो है वो इस केस की समाअत कर रहे थे और बाद में उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ। वो ज़ाहिर है इससे रिलेटेड नहीं है और वो पॉलिटिकल चीज़ें हैं और उसके बाद वो ओएसडी भी हो गए। खैर वो इस केसेस की वजह से नहीं। लेकिन 2 फैसले उन्होंने ऐसे फैसले दिए जिसमें नूर मुकद्दम केस और एक उस्मान मिर्ज़ा केस। नूर मुकद्दम केस की अगर हम बात करें तो उसमें जो सज़ा हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना सिर्फ सज़ा जो है एनहांस बरकरार रखी बल्कि जो है सज़ा बढ़ा भी दी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सज़ा को बरकरार रखा। फिर जो है इस वक्त वो मुकदमा रिव्यू में पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरह उस्मान मिर्जा केस में भी अता रबानी साहब ने ट्रायल सुना और उस केस में आप देखें बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज सामने आई थी कि आमतौर पे होता यह है कि जब मुकदमा चल रहा होता है तो उसमें जो है सीआरपीसी की जो दफा है 164 की स्टेटमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये बिफोर द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड किया जाता है और इस पे तो बड़ा मैजिस्ट्रेट भी बार बार समझा रहा होता है रिकॉर्ड करवाने वाले को, उसको टाइम दे रहा होता है कि आप ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं कल को ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है क्योंकि ये मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड की जाती है। ये पुलिस के सामने जो 161 की स्टेटमेंट होती है उसकी तो जाहिर है कोई वैल्यू नहीं होती है लेकिन इसकी वैल्यू होती है। तो उस लड़की और लड़के ने इनको माफ करने की स्टेटमेंट दे दी बल्कि उन्होंने तो पहचानने से इनकार भी कर दिया। अब यहां पर रियासत पाकिस्तान और हमारे जुडिशरी का इम्तिहान शुरू हुआ। अब जो लड़की ने तो जाहिर है एक स्टेटमेंट दे दी, अब उससे ये लगा कि अब ये मुकदमा खत्म हो गया, जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके जो विक्टिम है वो ही मानने से इनकारी है, तो अब क्या हो सकता है। लेकिन अता रबानी साहब ने मुकदमा खत्म नहीं किया बल्कि रियासत पाकिस्तान भी खड़ी रही, अता रबानी साहब भी डट कर खड़े रहे और उन्होंने इस केस को मेरिट पे सुनना शुरू किया और फैसला ये दिया। उन्होंने उसकी जो फ्रांजिक हुई थी वीडियोस की उसके ऊपर फुली इन्हिसार किया। मतलब आप देख लीजिए कि साइंटिफिकली वो उस एविडेंस पे चले गए। उन्होंने कहा ठीक है जो है लड़की ने जो भी स्टेटमेंट दी है लेकिन जो एविडेंस है वो झूठ नहीं बोलता। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इस वक्त वफाकी आईनी अदालत में जज की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वो एक बात बड़ी जबरदस्त किया करते थे और अब भी करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन याद रखिए कभी एविडेंस झूठ नहीं बोलता। जो एविडेंस होता है उसमें एज इट इज ही रहना होता है, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रायल कोर्ट को एविडेंस के ऊपर ही जाना चाहिए। तो अता रबानी साहब भी एविडेंस के ऊपर गए, साइंटिफिकली जो रिपोर्ट्स उनके सामने थी उसमें वो लड़की भी वही थी, लड़का भी वही था, देखने वाला भी वही था, विक्टिम भी वही था, जालिम भी वही था, मजलूम भी वही थी। तो फिर कोर्ट ने कहा कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि इनको छोड़ दिया जाए क्योंकि आज इनको बिल्कुल छोड़ते हैं ऐसे तो केसेस में आपको अक्सर एक और फयाज चीज हमने याद देखा होगी, है, आप आपको तो एक और कोर्ट चीज केस याद होगी जब उसको लाया जाता था तो उसने एक दफा ऑन कैमरा सबको धमकियां भी लगाई थी क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है बड़ा वो जुडिशियल सिस्टम बड़ा पुअर है, तो इसमें मुझे इंसाफ क्या, मुझे तो रियायत मिल जाएगी। तो शायद वो इसी पे था लेकिन बाद में जब उसको सजाएं हुई तो हमें बाद में बहुत मालूमात मिली कि उसकी पूरी उनकी फैमिली की जिंदगी रुल गई। उनकी फैमिली जो है वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। लेकिन ये वो इंसाफ का निजाम है जो हर हाल में होना चाहिए जिससे आप आने वाले दिनों में ऐसे वाकयात को रोक सकते हैं। बिल्कुल जी अब फयाज, आप मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसे केसेस में क्योंकि विक्टिम एक वल्नरेबल सिचुएशन में होता है, पहले ही एक बदनामी का डर, एक स्टिग्मा, फिर एक किसी हद तक ये कह सकते हैं कि कानून पे भी एक डिस्ट्रस्ट होता है कि पता नहीं ये होगा मामला आगे जाके सेटल नहीं होगा, डराना धमकाना, बड़ा प्रेशर था उस फैमिली के ऊपर भी।
सबसे बड़ा एलिगेशन होता है ना विक्टिम के ऊपर, विक्टिम ब्लेमिंग कि ये गई क्यों थी। अब वो बेचारी चलो आ गई है, उसकी किस्मत माड़ी, वो खराब थी, वो आ गई बेचारी, पहुंच गई किसी तरीके से, तो उसका क्या हरगिज ये मतलब नहीं है कि कोई दूसरा ऊपर से शख्स आए और वो आके अपनी बदमाशी शुरू कर दे। तो ये तो कोई भी कानून, कोई भी कायदा इजाजत नहीं देता इस बिल्कुल। बात की। अच्छा, उसके बाद फयाज, ये सिस्टम पे लोगों को ट्रस्ट आया कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा किसी के साथ कोई इंसिडेंट पेश आ गया है और अब उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है तो कानून का दरवाज़ा खटखटाए। वो केस यकीनन ये जो वीडियोस और पिक्चर्स वायरल करने और ये जो साइबर क्राइम है इसके हवाले से एक उसने प्रेसिडेंट पाकिस्तान में ज़रूर सेट किया था। अभी एनसीसीआई जैसा इदारा भी बना है और जो जिसका यही दावा है कि अगर कोई आपको इस तरह से हिरासत करता है ऑनलाइन, जिसमें मुख्तलिफ है कि साइबर स्टॉकिंग भी शामिल है, अगर आपको कोई ऑनलाइन थ्रेट्स दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, आपकी वीडियोस या आपकी जो इमेजेस हैं आपके नाम पे फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं, अगर आपकी इमेज शेयरिंग की जा रही है, डीप फेक्स बनाई जा रही हैं, एडिटेड इमेजेस बनाई जा रही है, सब कुछ एनसीसीआई का दावा है कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करता है। अब किस तरह से आप देखते हैं अपने आसपास, क्या लोगों में अब हौसला आया है केसेस को रिपोर्ट करने का? क्योंकि केसेस तो बहुत है, क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ रहा है वैसे लोग मिस यूज़ भी इसका बहुत कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, जब कोई एक नई चीज़ आती है तो उसके लिए कवानीन भी बनते हैं और सम टाइम वो कवानीन हमें किसी को सूट कर रहे होते हैं, किसी को नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान में हम ज़ाहिर है पी का कवानीन बनाए गए और जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है उसके 2016 के तहत, ठीक है, उस पे हमें बहुत सी कुछ चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, ख़ासकर जो जर्नलिस्ट जो है कम्युनिटी है उनको उससे मुतल्लिक बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह फ़ौजदारी मुकदमात हैं और न्यूज़ के ऊपर जिस तरह की। लेकिन वहाँ पर आप देखें कि उस कवानीन के तहत लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत मिला है। उसके लिए बाकायदा तौर पे कोर्ट्स बनाई गई हैं, जैसे पाकिस्तान इस्लामाबाद में भी पीका की कोर्ट चल रही हैं और उसके तहत जो है, ठीक है, उसमें जो पॉलिटिकल केसेस हैं हम उनको एक दफ़ा साइड पे रखते थे, लेकिन जो लेमैन के हैं, कॉमन आदमी के हैं, वो भी मुकदमात चल रहे हैं। उसमें देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर अगर किसी लड़की को चाहे वो उसकी तस्वीर पहले उसकी कंसेंट से दी गई थी, आपस में बनाई गई थी, लेकिन बाद में उसी तस्वीर का कोई मिसयूज़ कर रहा है, उसको ब्लैकमेल कर रहा है, भले उसको पर्सनली ब्लैकमेल कर रहा है, तो ये भी एक जो है जुर्म है पाकिस्तान के कवानीन के तहत। और उसको अगर वो पब्लिक फोरम पे ज़ाहिर पब्लिक कर रहा है, वो तो फिर ओपनली वो जुर्म हो गया ना। अगर इवन कि आप उसी की तस्वीर उस लड़की को वो भेज के उसको किसी तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है कोई भी शख्स, या फिर कोई लड़की किसी लड़के को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, तो वो कवानीन मौजूद हैं अब इस वक्त। इसी तरह जो है आप अगर किसी की जो है के ऊपर झूठे इल्ज़ामात आयद करते हैं तो उसके लिए ज़ाहिर है डिफेमेशन के कवानीन मौजूद हैं, लेकिन अब जो साइबर कवानीन हैं वो बड़े सख्त किए गए हैं। उसके लिए बाकायदा तौर पे एक इदारा बना दिया गया है, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी। वो उसका काम ही यही है। पर ठीक है, उसमें भी बहुत सी चीज़ें हम देखते आए हैं। कुछ जब इदारे बनते हैं तो उसमें कुछ कहीं ना कहीं कुछ खामियां भी होती हैं, सुकम भी होते हैं। माजी में हमने डकी भाई केस देखा, उसमें कुछ ना कुछ हमने चीजें देखी, लेकिन हर चीज में इम्प्रूवमेंट की तो जरूरत होती है, वो वक्त के साथ साथ होती रहती है। अच्छा लेकिन फयाज, इस आप वक्त कोर्ट केसेस बहुत कवर जरूरी करते है हैं, इसको भरपूर तरीके से। आप कोर्ट केसेस कवर करते हैं अक्सर, जो ख़वातीन से मुतालिक क्राइम के केसेस हैं वो आप कवर करते हैं। कितना मुश्किल होता है पाकिस्तान में एक खातून की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है कि एक बहरहाल एक जंग तो मौजूद है ख़वातीन के लिए, अपना इंसाफ लेने के लिए, अपनी स्पेस बनाने के लिए। तो अदालतों के अभी जैसे ये ड्रामा भी बनाया गया है, इसमें दिखाया जा रहा है कि किस हद तक कानून जो है, कभी किसी पुलिस इंस्पेक्टर के सवाल, कभी अदालत में होने वाली कोई ऐसी बहस जो कि बहुत पर्सनल हो सकती है, कोई झूठे इल्ज़ामात सिर्फ विक्टिम को के डीमोरलाइज करने के लिए कि वो इज्जत के नाम पे कहीं पे भी पीछे हट जाए। तो आपने खुद पर्सनली क्या विटनेस किया अदालतों में जब इस तरह विक्टिम्स आते हैं अपना मुकदमा लड़ने के लिए इस तरह के सेंसिटिव केसेस में? देखें, अगर तो आप रेप केसेस की बात कर रही हैं तो उसमें ज़ाहिर है बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो शायद जो है कोई भी नहीं चाहेगा कि उससे पब्लिकली उसे पूछा जाए। लेकिन ज़ाहिर है जो कानून के मुताबिक जो सवालात हैं वो किसी भी वकील को हक दिया गया है क्रॉस एग्जामिन का, तो वो उसकी आड़ में ही वो पूछता है। सम टाइम ये सवालात इसलिए भी पूछे जाते हैं कि चलें ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, डिमोरलाइज करने के लिए, लेकिन सम टाइम ये सवालात जो हैं वो पूछना इसलिए भी ज़रूरी हो जाते हैं
कि आपने सच तक भी पहुँचना है, क्योंकि हमने ये भी तो देखा है कि सम टाइम झूठे इल्ज़ामात भी आयद कर दिए जाते हैं। हम इन्हीं कोर्ट में से ही ऐसे मुकदमात भी कवर करते हैं जिसमें झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं और बाद में लोग उस पे बाइज़्ज़त बरी होते हैं। देखें, ये एक ऐसा घिनौना इल्ज़ाम होता है कि किसी भी शख्स की ज़िंदगी जो है वो उम्र भर के लिए वो दागदार हो सकती है। अगर कोई खातून है, वो विक्टिम है, ज़ाहिर है उसके ऊपर तो जो है वो तो बेचारी, उसकी ज़िंदगी तो एक तरह की बर्बाद हो जाती है। लेकिन हमने एक और चीज़ भी देखी, आप देखें मोटरवे के वाक़या एक हुआ था, उसमें हमने देखा था कि उसमें खातून की बिल्कुल शनाख्त जो है वो ज़ाहिर नहीं की गई थी और उसमें भी सज़ाएँ हुई। और इसी तरह अब जो है मैं बता रहा हूँ कि हर गुज़रते वक़्त के साथ बेहतरी आ रही है। बल्कि मैं एक जजमेंट कोट कर देता हूँ, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मुझे याद पड़ता है, लंबा अरसा हो गया है, एक वो लड़के के साथ ज़्यादती का केस था, तो उसमें भी उन्होंने जजमेंट दी थी और उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की थी कि ये क्या इंसाफ़ है कि जो शख्स विक्टिम है, आप उसको उस शख्स के सामने ही खड़ा कर देते हैं, तो उसको तो वो वैसे ही शख्स उसको देख के पहले खौफज़दा है, तो वो क्या उसके सामने बात करेगा? तो उन्होंने कहा था स्पेशली जो बच्चों के साथ इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि मुल्ज़िम का और विक्टिम का आमना-सामना ना हो, ताकि वो जो है किसी भी किस्म के प्रेशर लिए बगैर बच्चा अपना जो केस है वो बता सके कोर्ट को, ताकि इंसाफ के जो तकाज़े हैं वो ना सिर्फ़ पूरे किए जाएँ बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। सही। अच्छा, हमने ये भी देखा था फयाज़ के पिछले दिनों कुछ सियासी और सहाफ़ती माहौल पाकिस्तान में ऐसा बन गया था कि अगर आपके किसी ने मुखालिफ बात कर दी है या आप उससे डिसएग्री करते हैं तो ख़वातीन जर्नलिस्ट से मुतालिक हमने ये देखा था कि उनके लिए बाकायदा कैंपेन्स एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जा रही थी। अजीब व गरीब थंबनेल्स का इस्तेमाल किया जाना, किसी खातून सहाफ़ी ने कोई ख़बर दे दी, अगर आप उससे डिसएग्री करते हैं तो उनकी किरदार कुशी सोशल मीडिया पे सरेआम होना शुरू हो गई थी। उनसे मंसूब हर तरह की गलत बातें, गलत इन्फॉर्मेशन वो सोशल मीडिया पे देनी शुरू हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा संजीदगी पाई गई है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेकर, पाकिस्तान के इदारों को लेकर, कि ऐसे किसी को किसी के काम की वजह से, कोई सियासी इख्तिलाफ की वजह से इस तरह से टारगेट ना किया जाए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और इवन कि अब तो जो फोस्पा का इदारा मौजूद है वर्क प्लेस हरासमेंट से मुतालिक, और इवन कि उनके पास तो यहाँ तक उन्होंने अपना जो इख्तियारात एक्सटेंड कर दिया है कि कोई खातून काम के सिलसिले में घर से निकली है और वो अभी अपने ऑफिस नहीं पहुंची, लेकिन वो काम के लिए जा रही है और उसको हरासमेंट का सामना होता है, तो वो भी वर्क प्लेस हरासमेंट ही आएगी। इसी तरह जो सीसीटीवी कैमरों के जरिए उन्होंने इवन के ऑफिस के अंदर ये भी कहा है कि अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव मॉनिटरिंग होगी तो ये भी हरासमेंट के जुमरे में ही आती है। तो इसी तरह जो हुकूमत की तरफ से भी, और आपने बात दुरुस्त की है, जो खवातीन जर्नलिस्ट हैं, जाहिर है पाकिस्तान में आपको पता है कि एक काम बहुत आसान है और वो किसी भी खातून की करैक्टर असैसिनेशन, और हम आराम से सुकून से किसी भी खातून के ऊपर बैठे बैठे इल्ज़ाम आयद कर देते हैं और खुद उठ के चले जाते हैं, और वो खातून बेचारी उम्र भर के लिए वजाहतें देती फिरती रहती है। हम ऐसी कई अपनी जो कोलीग जर्नलिस्ट हैं उनको जानते हैं कि उनके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जो जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो आज दिन तक अपने उन इल्ज़ामात की सफाइयाँ देती रहती हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि वो झूठा है, वो इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो इल्ज़ामात लगाए गए, और न सिर्फ धड़ल्ले से लगाए गए, लगाने वाले भी फिर रहे हैं, और वो जिनके ऊपर लगाए गए वो अपनी उम्र भर वजाहतें देते फिर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इन कवानीन का जो बनाए गए हैं, इसको अच्छे तरीके से अगर इन्फोर्स कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इससे बेहतरी हो सकती है, क्योंकि सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम है वो ही अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर ही जाके चीज़ें बेहतर होंगी, अदरवाइज नामुमकिन है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव केसेस होते हैं और आप इनको कवर भी करते हैं, क्राइम के केसेस हों या ख़वातीन से मुतालिक, क्या आपको भी कभी इस हवाले से किसी प्रेशर का सामना करना पड़ा है? क्योंकि देखने में ये आया कि अक्सर इसमें बहुत ही बाअसर लोग मुलव्विस होते हैं, उनके नाम होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि विक्टिम को भी किसी तरह से भगा दिया जाए, वो इंसाफ का तकाजा ही ना करे। अगर कोई विक्टिम के साथ खड़ा है, उसकी आवाज़ बनाए या उसके इशू को कवर कर रहा है, उसको भी चुप करवा दिया जाए। आपने बड़े बड़े केसेस कवर किए हैं, उस्मान मिर्ज़ा केस हो, नूर मुकद्दम केस हो, एक और पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं अयाज़ अमीर, उनके जो बेटा था शाहनवाज़ अमीर, उसका एक केस था। तो ऐसे केसेस जब आप कवर करते हैं तो आपको भी कभी किसी प्रेशर का सामना करना पड़ा? मेनी टाइम, और बहुत बार हुआ है, बल्कि जो है आप वो पहली बंदी हैं, अगर इस तरह का कुछ होता है तो मैं आपके साथ भी लाजमी शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर मेरे लिए कोई आवाज़ उठाएगा तो वो आप ही होंगी। तो बहुत बार हुआ है, और एक बार नहीं,
इस पे अप्रोच भी किया जाता है, किसी न किसी ज़रिए से धमकाया भी जाता है कि किसी भी तरीके से कि इस शख्स को या फिर इस जर्नलिस्ट को काम से रोका जाए, क्योंकि जब हम आवाज़ उठा रहे होते हैं, जब हम किसी भी शख्स की मज़लूम की आवाज़ बन रहे होते हैं, तो कोई ना कोई उससे हिट भी हो रहा होता है, क्योंकि वो शख्स जो उस मुकदमे के साथ रेलिवेंट होता है, वो हिट भी हो रहा होता है, तो वो ज़ाहिर है वो नहीं चाह रहा होता, उसको अपनी स्किन बचानी होती है। वो अपनी स्किन बचाने के लिए एक के बाद दूसरा जुर्म करने का लिहाज भी नहीं कर रहा होता। तो यही वजह है कि लोग जो हैं वो धमकाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें रास्ता ज़ाहिर है, हम तो अपना एक वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर डरे, बगैर किसी खौफ के अपने ये फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, देते रहेंगे और दे रहे हैं इंशाल्लाह। सही। बहुत शुक्रिया फ़याज़ महमूद, आपने हमें जॉइन किया इस अहम मसले के ऊपर। हमने देखा कि इसके ऊपर अब बाकायदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कवानीन भी बना रही है।